वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई होप मैंने जो आपको लिंक सेंड किए थे आपने उनको डिटेल में पढ़ लिया होगा। उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी डेटा टाइप्स के बारे में और किस तरीके से हम उनको यूज़ करेंगे, कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और कुछ प्रोग्राम्स भी थे। तो आई होप आप सभी ने उनको देखा होगा ध्यान से। वैसे तो मुझे आपको मंडे को ये सारी चीज़ें करवानी थी, बट कुछ मुझे असाइनमेंट्स थी मंडे के लिए जिसकी डेडलाइन कुछ मंडे को ही थी। सो मुझे वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी थी। सो इसलिए मैं ट्यूसडे को आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ। सो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बात की थी और आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा था। आप सभी को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है एस्केप सीक्वेंसेस की, और आप सभी को मोबाइल पे या ऑनलाइन या फिर आपके सिस्टम्स पे किस तरीके से प्रोग्राम्स को रन करना है वो भी हम लोगों ने सीख लिया है। सो अब हम इसी में नेक्स्ट चीज़ को करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम आज कवर करने जा रहे हैं, वो हमारे पास है डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे आपके ऑलमोस्ट सभी प्रोग्राम्स में ये काम आएगा। सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो डेटा टाइप बेसिकली होता क्या है, एक जनरल डेफिनेशन डेटा टाइप की ले लेते हैं। डेटा टाइप इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा विद वैल्यूज हैविंग फिक्स्ड मीनिंग एज वेल एज करेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। डेटा टाइप क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। ये क्या होता है? कलेक्शन, डेटा का कलेक्शन होता है जिसमें क्या होता है, उसकी कुछ वैल्यूज़ आती है और उनका कुछ फिक्स्ड करेक्टरिस्टिक्स होती है। ठीक है, यानी कि डेटा टाइप जैसे फॉर एग्जांपल इंटीजर है हमारे पास, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, करेक्टर्स हैं। सो इंटीजर्स जैसे कि आपको पता होगा कि वोल नंबर एंड द नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। मतलब ऑल नेगेटिव वैल्यूज एंड ऑल पॉजिटिव वैल्यू इंक्लूडिंग ज़ीरो, उसको हम इंटीजर कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जिसके अंदर डेसिमल लगा होता है, पॉइंट लगा होता है, उसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं। और साथ में करेक्टर्स ABCD XYZ कुछ भी हम कह सकते हैं, या कोई स्पेशल करेक्टर्स को भी हम करेक्टर डेटा टाइप में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक इनका जो सेट होगा, जैसे 1 2 3 4 का जो सेट होगा विद नेगेटिव वैल्यू एंड ज़ीरो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटीजर डेटा टाइप कहेंगे। उसी तरीके से जो पॉइंट वाले नंबर्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे? फ्लोटिंग डेटा टाइप कहेंगे। सो ये तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई आपके डेटा टाइप्स की। एक और डेफिनेशन को हम लोग कंसीडर करेंगे। डेटा टाइप आर यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन मेमोरी। सो डेटा टाइप किस लिए यूज़ होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, डिफरेंट तरीके की वैल्यूज, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इंटीजर्स हैं, फ्लोट है, करेक्टर्स हैं। इन सभी वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है। और साथ में मैंने एक और चीज़ आपको बताई है, इन मेमोरी, मेमोरी में स्टोर करेंगे, और मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है रैम। ठीक है, सो जो भी आप ये बेसिक डेटा टाइप्स को यूज़ करके किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो वो कहाँ पे स्टोर होगी? आपकी रैम में स्टोर होगी। अगर आपको परमानेंटली उन चीज़ों को अपने हार्ड ड्राइव में स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोगों को फाइल हैंडलिंग यूज़ करनी पड़ती है। सो फाइल हैंडलिंग अभी हम नहीं करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग बेसिक डेटा टाइप्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से बेसिक डेटा टाइप्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ बताई हुई है, जैसे यहाँ पर मैंने इनके नाम बताए थे, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड करेक्टर। अब यहाँ पे मैंने आपको वैल्यू बताई कि एग्जैक्टली वैल्यू होती क्या है। सो वैल्यू जैसे कि ये है 765, दिस 765 इज द इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। एंड आफ्टर दैट वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट इज 87.9, दिस 87.9 इज ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, दिस सी। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो सी है इसको मैंने सिंगल कोट्स के अंदर इनक्लोज किया है। सो ये सिंगल कोट जितने भी हमारे पास, जब हमने करेक्टर्स को लिखना होता है तो सिंगल करेक्टर को हम सिंगल कोट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसी तरीके से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है? स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स और ग्रुप ऑफ करेक्टर, और यू कैन से 2 और मोर करेक्टर्स को जब हम लोग इकट्ठा कर देते हैं तो क्या बन जाती है? स्ट्रिंग बन जाती है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा है, और स्ट्रिंग की जगह आप कोई भी वैलिड, मतलब वैलिड भी और इनवैलिड भी, कंप्यूटर को फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि वो वैलिड है या इनवैलिड है, बट इसके अंदर कुछ भी ग्रुप ऑफ करेक्टर्स लिखना पड़ता है और इसको डबल कोड्स में इनक्लोज करते हैं हम। तो जो किसी भी चीज़ को हम लोग डबल कोड में इनक्लोज कर देंगे, चाहे वो एक सिंगल करेक्टर ही क्यों ना हो, तो वो क्या बन जाएगी? हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। सो ये तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता लग गया डेटा टाइप्स का। अब डेटा टाइप्स को एक्चुअल में समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल को कंसीडर करेंगे। सो
जैसे कि डेटा टाइप है, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़। तो डेटा टाइप किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कंटेनर्स का या वेसल्स का, जो आपके घर में बर्तन होते हैं या कंटेनर्स होते हैं, उनका एक एग्जाम्पल लेंगे। सो जो हमारे घर में जनरली कंटेनर्स होते हैं उसको हम लोग यूज़ करते हैं कुछ डिफरेंट चीज़ों को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। सो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ है, इनको स्टोर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स, और यहाँ पर कंटेनर्स को स्टोर करेंगे, कंटेनर में स्टोर करेंगे डिफरेंट चीज़ों को। सो एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर करेंगे कंटेनर्स का। सो सपोज हम दो सिचुएशंस ले रहे हैं। एक सिचुएशन में क्या है कि घर के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट कंटेनर्स है, और उन 3 डिफरेंट कंटेनर्स का, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तीनों का साइज़ क्या है, सेम है। सो इसके अंदर हमने 3 अलग अलग चीज़ों को रखना है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने फ्लोर रखना है, मतलब आटा रखना है, चाय रखनी है, टी रखनी है, और आपकी पल्सेस दालें रखनी है। तो सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ रेंडमली कि ये सारे के सारे कंटेनर 2 kg के हैं हमारे पास। सो अगर ये सारे के सारे कंटेनर इक्वल साइज़ के हैं और 2 kg के हैं, सो अब यहाँ पर देखो दो तरीके की कंडीशंस, 3 सिचुएशंस अकर हो रही है। सो पल्सेस की बात करेंगे तो मे बी हमारे घर में 2 kg के करीब पल्सेस आ जाती है सभी ऑन। हम लोग जब पल्सेस लेके आते हैं, दालें लेके आते हैं, तो वो 2 kg के करीब होती है। सो ये जो पल्सेस वाला है, मैं सपोज कर रहा हूँ कि 2 kg दाल आ रही है। सो उसको जब हम इस कंटेनर में डालेंगे तो ये कंटेनर पूरा फिल हो जाएगा। अब बात करते हैं टी की। सो जनरली 2 kg टी का काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। जब तक हमारे पास कोई फंक्शंस ना हो तब तक हम 2 kg टी जनरली नहीं खरीदते। सो हमारे पास जो 250 ग्राम्स टी या फिर 500 ग्राम्स टी हम हमेशा लेते हैं। सो उसको अगर मैं इस 2 kg जो कंटेनर है, 2 kg का जो कंटेनर है, इसके अंदर मैं अगर उसको स्टोर करता हूँ तो ये काफ़ी खाली रह जाएगा। तो इस तरीके से जब हमारे पास एक यूटेंसिल या एक डेटा टाइप के अंदर कुछ भी हम स्टोर करते हैं और वो खाली रह जाता है, तो उसको हम लोग, एक कंडीशन अकर होती है, एक प्रॉब्लम अकर होती है। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का क्या मतलब है कि वो जो स्पेस हमने यूज़ किया था उस पर्टिकुलर चीज़ को स्टोर करने के लिए, वो खाली रह गया। दैट इज़ कॉल्ड द अंडर अंडरफ्लो। इसके बाद हम बात करेंगे फ्लोर की। आटा जनरली हमारे घरों में 10 kg 20 kg के करीब आटा आता है, ठीक है। सो उस कंटेनर के अंदर अगर उसका साइज़ 2 kg है तो वो क्या हो जाएगा, वो पूरा जो फ्लोर है हम उसके अंदर स्टोर नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज़ अ कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। तो क्या हो रहा है, या तो ये कंटेनर जो है, एक पल्सेस के लिए ये परफेक्ट साइज़ है, बट टी के लिए ये इसमें क्या हो रहा है, ये बड़ा कंटेनर है और इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस बच रहा है। उसी तरीके से फ्लोर के लिए ये छोटा कंटेनर है और यहाँ पर आपका जो फ्लोर है वो इसके अंदर नहीं आ रहा। सो इन चीज़ों से क्या होता है, दो प्रॉब्लम्स अकर होती है। दैट इज आइदर देर इज ए सिचुएशन ऑफ अंडरफ्लो और देर इज ए सिचुएशन ऑफ ओवरफ्लो। अंडरफ्लो मीन्स कि ये जो कंटेनर है वो खाली रह जाएगा। ओवरफ्लो मीन्स इस कंटेनर में पूरा सामान नहीं आएगा। तो ये था कि अगर हम लोग एक ही तरीके का डेटा टाइप बना लेते और उस सभी डेटा टाइप्स को में हम लोग सभी वैल्यूज़ को स्टोर करने की कोशिश करते हैं एक ही साइज़ के डेटा टाइप में। सो उससे क्या होता है, आइदर अंडरफ्लो या ओवरफ्लो होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ा, डिफरेंट डिफरेंट तरीके का डेटा टाइप बनाना पड़ा। सो इसी सिचुएशन को दूसरी तरीके से देखेंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, इनके साइजेस डिफरेंट डिफरेंट कर दिए। टी के लिए एक छोटा कंटेनर ले लिया, पल्सेस के लिए वही 2 kg वाला कंटेनर ले लिया, और फ्लोर के लिए एक बड़ा कंटेनर ले लिया कंपैरेटिवली इन दोनों के। सो अब क्या होगा, अब टी इसके अंदर प्रॉपरली फिट हो जाएगी, पल्सेस इसके अंदर प्रॉपरली फिट हो जाएंगे, और फ्लोर इसके अंदर प्रॉपरली फिट हो जाएगा, जैसे कि हमारे घरों में होता ही है। सो अब यहाँ पर क्या होगा, नाइदर देर इज ए कंडीशन ऑफ अंडरफ्लो नॉर देर इज ए कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो। तो ना ही तो अंडरफ्लो हो रहा है, ना ही तो ओवरफ्लो हो रहा है। दैट मीन्स हम लोगों ने एक चीज़ को फिक्स कर दिया कि दिस बॉक्स विल कंटेन द टी, दिस बॉक्स विल कंटेन द पल्सेस, एंड दिस बॉक्स विल कंटेन द योर फ्लोर्स। सो उसी तरीके से ये डेटा टाइप्स हैं। इस डेटा टाइप में हम लोगों ने इन चीज़ों को फिक्स कर दिया कि ये जो वाला जो हमारे पास कंटेनर रहेगा, इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज़ को ही स्टोर करेंगे, इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को ही स्टोर करेंगे, और इसके अंदर हम करेक्टर वैल्यूज़ को ही स्टोर करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डेटा टाइप्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी और डेटा टाइप बेसिकली करते क्या हैं। सो अब हम बात करेंगे डेटा टाइप्स एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। तो पहले आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में बता देता हूँ। एक टेबल है डिफरेंट डेटा टाइप्स का, उसके फॉर्मेट स्पेसिफायर का, स्टोरेज साइज का, और वैल्यू रेंज का।
तो देखिए इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डेटा टाइप की। सो डेटा टाइप जैसे अभी हम लोगों ने कंसीडर किया इंटीजर है, कैरेक्टर है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन कीवर्ड्स को यूज़ करके हम उस डेटा टाइप को लिखते हैं। पहले भी मैंने आपको कीवर्ड्स के बारे में क्लास में बताया था कि ये कीवर्ड्स आर सम स्पेशल और रिजर्व्ड वर्ड whose meaning is already clear to the compiler. So ये क्या है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे ये कैर है, कैर कर रिप्रेजेंट करता है करेक्टर को, इंट रिप्रेजेंट करता है इंटीजर को। अब बात करेंगे यहाँ पे अनसाइंड इंट की। अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ आपको ये अनसाइंड इंट और साइंड इंट क्या होता है। सो इससे पहले हम लोग बात करेंगे, इसी तरीके से अदर डेटा टाइप्स भी हैं। सो इस अब बात करेंगे हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर की। अभी फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है कि कंपाइलर को कैसे पता लगेगा कि ये जो पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बताया था कि हैश जब कंपाइलर रीड करता है तो उसे पता लग जाता है कि ये जो हैश है ये क्या है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। सो आइदर ये क्या होगा, फाइल इंक्लूशन के लिए यूज़ होगा या फिर ये किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए यूज़ होगा। तो हैश से उसको पता लग जाता है कि ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। उसी तरीके से इस परसेंटेज को जब हम लोग प्रिंटफ या स्कैनफ स्टेटमेंट, प्रिंटफ स्टेटमेंट हम लोग कर चुके हैं और स्कैनफ स्टेटमेंट मैं आपको बता दूंगा, उन दोनों स्टेटमेंट में ही ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ होते हैं। सो जब फॉर्मेट स्पेसिफायर स्कैनफ या प्रिंटफ में यूज़ होता है तो परसेंटेज साइन को रीड करके जो कंपाइलर है वो क्या करता है, जज कर लेता है कि ये क्या है, कोई ना कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब उसके आगे कोई डिफरेंट कैरेक्टर लिखा है, जैसे कि यहाँ पे सी लिखा गया है, यहाँ पे आई लिखा गया है, यहाँ पे डी लिखा गया है, यू लिखा गया है। सो इन सभी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की हेल्प से उसे पता लग जाता है कि किस तरीके का डेटा टाइप है जिसको मुझे स्टोर करना है या मुझे रिट्रीव करके प्रिंट करना है। तो ये हेल्प करते हैं आपके कंपाइलर के लिए, कंपाइलर को चेक करने के लिए कि कौन सा डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके बाद बात करेंगे स्टोरेज क्लासेस की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो डेटा टाइप्स है, ठीक है, दैट आर यूज टू स्टोर सम वैल्यूज, ठीक है, तो दे आर लाइक ए कंटेनर। सो अब वो क्या करेंगे, अब जो भी कंटेनर होगा जो किसी वैल्यू को स्टोर करेगा उसका कोई स्टोरेज स्पेस ज़रूर होगा, स्टोरेज साइज ज़रूर होगा। तो ये सारे के सारे स्टोरेज साइज दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे एक कैरेक्टर का 1 बाइट का स्पेस दिया हुआ है। इंटीजर में देखो मैंने यहाँ पे 2 स्पेसेस बताए हैं, 2 बाइट एंड 4 बाइट्स। सो ये क्या करता है, ये सिस्टम वेरी करता है। अगर आपके पास जो कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हो वो 32 बिट का है तो जनरली उसके अंदर ये 2 बाइट वाले जो आपके पास दिख रहे हैं फर्स्ट में जो आपको दिख रहे हैं स्टोरेज साइजेस, ये एप्लीकेबल होते हैं। और अगर आप 64 बिट का कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको जो इंटीजर है वो 4 बाइट में मिलेगा, अनसाइंड इंट भी आपको 4 बाइट में मिलेगा। तो इस तरीके से कुछ चेंजेस हो जाते हैं। और जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है, जैसे C99 हम यूज़ करते हैं लेटेस्ट वर्जन में, सो या पावर सी होती है एक, वो यूज़ करते हैं। तो उनमें ये क्या होता है, जो इंटीजर है वो 4 बाइट का होगा, अनसाइंड इंट भी 4 बाइट का होगा। ऐसे कुछ और चेंजेस भी होते हैं, तो वो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगा। सो इसके बाद बात करेंगे हम लोग वैल्यू रेंज की। अब ये वैल्यू रेंज कंसर्न है साइंड और अनसाइंड से। तो पहले तो वैल्यू रेंज बताता हूँ आपको क्या होती है। वैल्यू रेंज का क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर स्टोरेज स्पेस में हम मिनिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और मैक्सिमम कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो वी हैव 2 थिंग्स, मिनिमम थिंग है ना, मैक्सिमम थिंग। अब देखो जैसे ये रेंज में, करेक्टर की रेंज में 2 रेंज बता रहा है। एक फर्स्ट रेंज इज -128 to 127। तो यहाँ पे एक माइनस है और एक प्लस है। सो ये केस है साइंड का। साइन का क्या मतलब है कि जब हम उसके साथ नेगेटिव या पॉजिटिव लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड द साइंड। और जब हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड द अनसाइंड। जैसे कि हमारी हाइट होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। सो जब मुझे हाइट को डिक्लेयर करना है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, अभी करेक्टर की बात कर रहे हैं, इंटीजर में भी सेम होता है। सो उस केस में मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू का क्या स्टोर कर सकता था नेगेटिव के केस में 127 तक, मतलब 128 आई कैन नॉट स्टोर इन करेक्टर। सो अगर वो साइंड है सो नंबर दूसरी बात है कि अगर मैंने उसको अनसाइंड कर दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अब देखो उसकी रेंज बढ़ गई, क्योंकि देखो नेगेटिव नंबर्स तो मुझे चाहिए ही नहीं थे, ठीक है। और साथ में मुझे जब सिर्फ मुझे पॉजिटिव नंबर चाहिए थे और मुझे उसकी रेंज बढ़ानी थी, तो मैंने क्या किया, उसको अनसाइंड करके उसकी रेंज बढ़ा दी। अब यहाँ पर आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये इंट है, बाई डिफ़ॉल्ट दिस इज ए साइंड इंट। सो यहाँ पर ये जो फर्स्ट रेंज दी हुई है 32768 -32768 टू 32767। सो ये जो रेंज है ये किसकी है, इंटीजर की रेंज है विद दैट टेक्स 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस। सो जो इंटीजर हमारा 2 बाइट्स स्टोरेज स्पेस लेगा उसकी ये रेंज होती है -32768 टू 32767।
अब यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू है। मिनिमम स्टोर हम कितना कर सकते हैं, -32768। दैट मीन्स कि अगर हम लोग -32769 स्टोर करेंगे तो वो स्टोर नहीं होगा। ठीक है, स्टोर नहीं होगा मतलब स्टोर हो जाता है बट वो सर्कुलर होती है। वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि वो कहाँ पे मतलब सर्कुलर होने का क्या मतलब होता है। वो स्टोर हो जाता है बट वो सर्कुलरी लूप में दूसरी तरफ घूम के आ जाता है। जो हमारी नंबर लाइन होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा, ये सेम उसी नंबर लाइन का मैकेनिज्म है। इसी तरीके से ये जो पॉजिटिव रेंज है हमारी, दैट इज 32767। मुझे अगर 32768 स्टोर करना है तो मैं उस वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता उसके अंदर। ठीक है, ये तो था साइंड का केस। अब अनसाइंड के केस में हम लोग चेक करेंगे द रेंज इज 0। देखो अब नेगेटिव नंबर्स मुझे नहीं चाहिए थे, तो रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, द मिनिमम वैल्यू इज 0। और इसके बाद इसको आप लोग ऐसे समझो कि जो आपके पास नंबर लाइन होती है उसमें से हमने नेगेटिव पोर्शन को हटा दिया। अब हमारे पास क्या हुआ, और जो आपका नेगेटिव पोर्शन था उसको हमने दूसरी साइड पे पॉजिटिव पोर्शन के साथ क्लब कर दिया। तो अब ये देखो नंबर रेंज बढ़ गई, ये ऑलमोस्ट डबल हो गई है नंबर रेंज। ठीक है, डबल क्या, एग्जैक्टली डबल। अगर आप इन दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपके पास 65535 आ जाएगा। 0 to 65535 ये हमारी अनसाइंड के केस में रेंज हो जाती है, अनसाइंड इंटीजर के केस में। उसी तरीके से ये 4 बाइट के लिए है। इसी तरीके से शॉर्ट होता है, शॉर्ट इंट होता है, दैट इज ऑफ 2 बाइट्स, अनसाइंड शॉर्ट इंट। ठीक है, उसकी रेंज आप देख सकते हो। देन लॉन्ग है हमारे पास, अनसाइंड लॉन्ग है। ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है। अब यहाँ पर देखो डेसिमल आ गया, it is 1.2 e raised to power 38 to 3.4 e raised to power plus 38। ये -38 है, ये +38 है, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेंजेस है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। इसी तरीके से डबल है, लॉन्ग डबल है। जब मुझे, जैसे ये अनसाइंड लॉन्ग की बात करेंगे, अब देखो अगर मुझे कोई बहुत बड़ी वैल्यू को स्टोर करना है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, 0 to this, ये इतनी बड़ी सी रेंज है इसकी अनसाइंड लॉन्ग इंट की। मैं इतना बड़ा कंटेनर यूज़ करूँगा। दिस इज़ लाइक फ्लोर। अगर हम लोग स्टोर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा है हमारे पास, तो उसके लिए मुझे बड़ा कंटेनर चाहिए। और अगर मुझे ये, जैसे ये चाय पत्ती हो गया, टी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टर है, इसमें मुझे कम चाहिए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर मैंने एक कम छोटा कंटेनर यूज़ कर लिया, छोटी आपके पास डेटा टाइप यूज़ कर ली। ये मैकेनिज्म है। और ये आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, साइज़ हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल्स हैं, जो आपको कुछ कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं इसमें। उसके बारे में हम लोगों ने अभी तक बात की। अब बेसिकली जब आप जो मैंने आपको लिंक सेंड किए थे या किसी बुक को भी फॉलो करेंगे, तो डेटा टाइप को उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है। दैट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी डेटा टाइप, और उसके बाद यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, एंड द थर्ड वन इज़ प्राइमरी, यूज़र डिफाइंड, एंड द नेक्स्ट द ड्राइव डेटा टाइप। ये 3 डेटा टाइप्स हैं। इन 3 डेटा टाइप्स को, ड्राइव डेटा टाइप वो होते हैं जो प्राइमरी डेटा टाइप से हम लोग ड्राइव करके उसको मॉडिफाई करके कुछ बना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द ड्राइव डेटा टाइप। और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप वो होते हैं जिसको यूज़र खुद डिफाइन करता है। इस तरीके से 3 कैटेगरीज बनाई होती है, फिर उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। बट आपके सिलेबस में इतनी वास्ट चीज़ें नहीं है। हम सिर्फ अब ये जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उन्हीं को ही हम लोग कवर कर रहे हैं, प्राइमरी डेटा टाइप्स को ही कवर कर रहे हैं। तो इसमें से भी कुछ रह गए होंगे तो आप उस ट्यूटोरियल में जाके एक बार देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे जिसके थ्रू हम इसको समझेंगे। द प्रॉब्लम इज, इट इज़ प्रॉब्लम नंबर, प्रोग्राम नंबर 2। प्रोग्राम नंबर 1 हम लोग पहले पिछली क्लास में कर चुके हैं। दिस इज राइट ए प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ फॉलोइंग इंटीजर डेटा टाइप इन सी। अब देखो हम लोगों ने बात की वहाँ पर इंटीजर की। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, फॉलोइंग इंटीजर डेटा टाइप। देर इज ए क्लासिफिकेशन, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। 3 तरीके के इंटीजर्स होते हैं हमारे पास। एक डेसिमल इंटीजर होता है, ऑक्टल इंटीजर होता है, और हेक्साडेसिमल इंटीजर होता है। जो आपके पास डेसिमल इंटीजर होते हैं, अब डेसिमल इंटीजर में जैसे हम बात करें तो डेसिमल इंटीजर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9। ये होता है हमारे पास डेसिमल इंटीजर। मतलब कि इसके अंदर कितने हमारे पास डिजिट्स आए, 0 to 9, 10 डिजिट्स आते हैं इसके अंदर। तो इसका जो रेडिक्स होता है, या इसका आप क्या कह सकते हैं उसे, नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल यूज्ड, ठीक है। वो भी कितना होता है, और बेस भी कहते हैं इसको। तो ये बेस कितना होगा, इसका 10 होगा। तो इसमें कितने डिफरेंट सिंबल यूज़ हो रहे हैं, 0 to 9, मतलब 10 डिफरेंट सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं डेसिमल के केस में। अब बात करेंगे ऑक्टल के केस में, तो ऑक्टल में हमारे पास 0 से लेके 7 तक, तो मतलब ये 8 डिफरेंट
सिंबल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं। दैट मीन्स मैं 8 नहीं लिख सकता इसमें। अगर मुझे 8 लिखना है तो मुझे कुछ और मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू राइट द 8। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग हेक्साडेसिमल इंटीजर की। सो हेक्साडेसिमल इंटीजर में सारे के सारे डेसिमल होते हैं। दैट मीन्स 0 से लेके 9 तक होते हैं। अब 9 के बाद हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, 9 के बाद हमारे पास ए से लेके एफ तक भी होता है। 9 के बाद हमारे पास जो 10 होता है, हम 10 नहीं लिखते हैं, 10 की जगह हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। 11 की जगह हम बी लिखते हैं। उसी तरीके से हमारे पास कहाँ तक होते हैं, ये एफ तक होते हैं। सो 0 to 9 एंड ए टू एफ। तो ये हमारे पास कितने हो गए, 15 डिफरेंट हेक्साडेसिमल नंबर्स हो गए। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरीके के इंटीजर्स हैं। अब ये जो हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, आप देखो आपको लग रहा होगा कि नंबर्स हैं और इसके अंदर हमने ए बी सी डी इंक्लूड कर लिया। सो जितना बड़ा हमारे पास, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि बेस या जो रेडिक्स होगा, जिस नंबर सिस्टम का बेस और रेडिक्स जितना बड़ा होता है, उसको अगर मुझे मेमोरी में रिप्रेजेंट करना है तो उतना ही कम स्पेस लगता है। सो ये हेक्साडेसिमल जो नंबर्स होते हैं, इंटीजर नंबर्स होते हैं, ये स्पेशली यूज़ किए जाते हैं मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि जो मेमोरी लोकेशंस होती है उसके एड्रेसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो अगर मैं उन एड्रेसेस को डेसिमल इंटीजर या ऑक्टल इंटीजर के थ्रू सेव करता हूँ तो वो एक बहुत बड़ी फिगर बन जाती है, जिसको कि रिमेंबर करना या जिसको कि रिट्रीव करना या उसको अपने आप को स्टोर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उसके कंपैरेटिवली हम क्या यूज़ करते हैं, हेक्साडेसिमल इंटीजर यूज़ करते हैं। अब जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ए मीन्स मतलब 10। सो अगर मुझे 10 को स्टोर करना है तो इन दोनों केसेस में मुझे 2 डिजिट्स चाहिए, बट यहाँ पर मुझे एक सिंगल डिजिट से स्टोर कर सकता हूँ। उसी तरीके से एफ इज़ 15, तो 15 को स्टोर करने के लिए भी यहाँ पर मुझे 2 डिजिट चाहिए इन दोनों केसेस में, और यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, रादर इसमें मुझे ऑक्टल में मुझे 3 डिजिट्स चाहिए होंगे। सो और डेसिमल में मुझे 2 डिजिट चाहिए होंगे, बट यहाँ पर क्या होगा, सिंगल एक डिजिट से मैं 15 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ऐसे जितना बड़ा नंबर होता जाएगा उसकी जो आपके पास वैल्यू रहेगी वो हेक्साडेसिमल नंबर से वो छोटा नंबर आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप लोग उसको। सो ये आपके पास कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं। सो इसको भी हम लोग करेंगे, एक और प्रैक्टिकल अभी कंसीडर कर लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम। तो इन दोनों प्रैक्टिकल्स को इकट्ठे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। राइट ए प्रोग्राम, जैसे मैं वैप को बताया था आपको, राइट ए प्रोग्राम कहते हैं। राइट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग बाय यूजिंग सॉरी मिनिमम एंड मैक्सिमम एंड साइज ऑफ फंक्शन। अब ये देखो, जो मैंने अभी आपको पिछले टेबल में चीज़ें बताई थी कि स्टोरेज साइज क्या होता है और साथ में उसकी रेंज क्या होती है। अब ये रेंज मैं कैसे चेक कर सकता हूँ कि मेरे सिस्टम में जो इंटीजर है उसकी रेंज क्या है, या मेरे सिस्टम में जो इंटीजर है वो कितने बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज़ करता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ जैसे ये मिन है और ये मैक्स है, दीज टू आर द कॉन्स्टेंट्स। ये 2 कॉन्स्टेंट हैं, इन 2 कॉन्स्टेंट्स को मैं यूज़ करना सिखाऊंगा आपको। तो इन दोनों कॉन्स्टेंट्स को यूज़ करके हम ये जो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होती है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और साथ में ये साइज ऑफ है, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, दिस इज ए ऑपरेटर एज वेल एज अ फंक्शन। सो ये जो ऑपरेटर है ये क्या कम करता है, ये आपको बताएगा कि ये कितने बाइट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस लेता है, जैसे कि जो भी आप डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं वो कितने बाइट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस लेगा। तो ये दोनों के दोनों प्रैक्टिकल्स अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मैं जनरली वही अपना सी का कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो स्टूडेंट, ये मैंने कंपाइलर ऑन कर लिया है, इसमें मैंने एक प्रोग्राम थोड़ा सा ब्रीफ कर लिया है पहले से ही। इसके बारे में आपको पता है, हैश इंक्लूड stdio.h हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, हैश इंक्लूड conio.h भी हम यूज़ कर चुके हैं। दिस इज़ अ मेन फंक्शन। क्लियर स्क्रीन भी हमने यूज़ किया हुआ है। अब हम बात करेंगे, और ये getch भी हमने पहले यूज़ किया हुआ है। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने पहले से बना के रख लिया था ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अब हम बात करेंगे डेटा टाइप की। डेटा टाइप, जैसे कि सबसे पहले इंटीजर की बात कर लेते हैं। ये इंट डेटा टाइप है, जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो भी यही है कि हमें क्या करना है, इंटीजर के डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ करके दिखाना है। ऑक्टल कैसे यूज़ करते हैं, डेसिमल कैसे यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे इंट की। इंटीजर डेटा टाइप है।
ये जो इंटीजर डेटा टाइप है, अब इसको जब भी मुझे यूज़ करना होता है, जब मुझे स्टोरेज स्पेस डिफाइन करना होता है, सो सपोज करो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया, दिस नम इज़ ए वेरिएबल। सो ये नम वेरिएबल मैंने एक ले लिया। अब इस नम वेरिएबल बेसिकली क्या है, एक एड्रेस लोकेशन है। अब एड्रेस तो बहुत बड़ा होगा, तो मैं उस एड्रेस को रिट्रीव करने से अच्छा है कि मैं उस एड्रेस का एक नाम लिख लूँ। जैसे कि अब हमारे पास जो हमारे घर होते हैं उस वो क्या होते हैं, किसी लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड पे होते हैं एक्चुअल में, दैट इज़ द एक्चुअल फिजिकल एड्रेस। बट हमें लॉन्गिट्यूड या लेटीट्यूड बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, हमें याद करने मुश्किल होते हैं, तो उसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, हम उसका कोई एड्रेस रख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कंट्री है, ये पर्टिकुलर स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है, और ये इसका पोस्ट ऑफिस है, या ये पिन नंबर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको ईजी वे से याद कर लेते हैं हम। तो उसी तरीके से अब जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो भी बहुत बड़े होते हैं, तो उनके लिए हम एक नाम रख लेते हैं। जैसे अब हमने ये नाम रख लिया, दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल नेम। सो ये वेरिएबल नेम क्या रख लिया हम लोगों ने, नम रख लिया। सो अब इस नम में मैं क्या करूँगा, किसी चीज़ को स्टोर करूँगा, बट ये एक्चुअल में मेमोरी में ही स्टोर होगा, बट उसको रिट्रीव करने के लिए हम नम को यूज़ करेंगे। सो अब नम को मैंने यूज़ किया, और नम में सपोज मैंने क्या किया, 17 वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। तो नाउ 17 इज़ ए इंटीजर, ये हमें पता है, तो हमें कॉलन लगा लेंगे। इसके बाद हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रिंटफ स्टेटमेंट में अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू ऑफ नंबर, वैल्यू ऑफ नंबर को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। मैंने एक स्लैश टी लगा दिया है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए मैंने आपको आई बताया है, डी भी यूज़ करते हैं, डी इज़ फॉर डेसिमल इंटीजर एंड ई आई इज़ फॉर द जनरल इंटीजर। तो अल्टरनेटिवली यू कैन यूज़ आई और डी। सो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, परसेंटेज आई। और इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद मैंने क्या लिखूंगा, यहाँ पे नम लिखूंगा। अब नम क्या है, नम है ये वाला वेरिएबल। सब इससे क्या होगा कि जब भी कंपाइलर इसको रीड करेगा, इस वाली स्ट्रिंग को रीड करेगा, वैल्यू ऑफ नम, ये देखो ये सारा एज इट इज़ प्रिंट कर देगा, स्लैश ट्री, ये एक आपके पास एस्केप सीक्वेंस है, इसके से टैब जनरेट कर देगा। इसके बाद जैसे ही वो इस परसेंटेज को, इस वाली परसेंटेज को रीड करेगा, तो उसे पता लग जाएगा कि दिस इज ए फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है, आई है। दैट मीन्स कि अपकमिंग थिंग, यहाँ पर इस चीज़ को मुझे रिप्लेस किससे करना है, किसी इंटीजर से रिप्लेस करना है। अब किस इंटीजर से रिप्लेस करना है, उसकी जो वैल्यू होगी वो इस कॉमा के बाद उसको मिल जाएगी, कि उसको ये एड्रेस लोकेशन मिल गया, वो इस नम एड्रेस लोकेशन पे जाएगा, और वहाँ पर हमने क्या स्टोर किया था, 17 स्टोर किया था, उसको उस मेमोरी लोकेशन से रिट्रीव करके वो यहाँ पर क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ये सारा का सारा यहाँ पर होने वाला है। सो अब हम क्या करेंगे, इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल किया, देयर इज़ वन एरर, चेक करते हैं क्या है, डेक्लेरेशन इज़ नॉट हियर। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि डेक्लेरेशन यहाँ पर नहीं की जा सकती। सो डेक्लेरेशन सी में थोड़ी सी इशू होता है कि डेक्लेरेशन हमें क्या करनी पड़ती है, फर्स्ट में, मतलब प्रोग्राम के शुरू में सारी डेक्लेरेशन करनी पड़ती है। तो ये जो क्लियर स्क्रीन है ये बाद में आएगा, और ये इंट पहले आएगा, CLRSCR, इस वजह से ये एरर थी। सो अब हम इसको कंपाइल करेंगे दोबारा। सो नाउ देयर इज़ नो एरर। सो अब रन करेंगे। रन करने के बाद अब देखिए, जो हमने 17 नम के अंदर मैंने जो 17 वैल्यू दी थी वो यहाँ पर प्रिंट होगी। अब देखिए इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के थ्रू ये प्रिंट हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने कहीं 17 नहीं लिखा, बट उसने क्या किया, उसने इस वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ से रिट्रीव करके मेमोरी लोकेशन से आपको दिखा दिया। अब मैं इसी नंबर को चेंज करने जा रहा हूँ। मैं इसको एक बड़ा सा नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ, ये एक नंबर लिख लिया हम लोगों ने। और अब हम इसको चेक करेंगे, कंपाइल करेंगे, देयर इज़ नो एरर, रन करेंगे। ये देखिए जो नंबर हमने लिखा था वो आ गया। अब इससे हम आपको, पहले मैं आपको रेंज के बारे में बता देता हूँ। देखिए जैसे उसकी रेंज क्या थी, माइनस, इट इज़ 327 6 एंड 8, 32768। सो ये -32768 इसकी रेंज होती है, मिनिमम रेंज। तो यहाँ पर हमने नम लिखा। सो अब हम इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल P, रन। ये देखिए -32768 रन हो चुका है, और आपको इसको देख रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 32768 की जगह पे 9 कर रहा हूँ। 9 जो हो गया, अब हमारी रेंज से बाहर हो गया। अब हम रन करेंगे फिर से इसको, अब चेक करेंगे। ये देखो अब वो रिजल्ट क्या आना चाहिए था, -32769, बट रिजल्ट क्या आ रहा है, +32767। सो ये क्या है, ये दूसरे एंड पे सर्कुलर होती है ये रेंजेस। सो ये दूसरे एंड पे चला गया। दूसरे एंड पे हमारे पास जो पॉजिटिव रेंज क्या है, वो क्या है, 32767 है। ये दूसरे एंड पे पहुंच गया जैसे ही मैंने उसको इस एंड से पुश किया। सो अब अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 70 कर देता हूँ,
सॉरी यहाँ पे नम लॉक नहीं चलता, 70 कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप देखो वो उस रेंज पे आया तो उस रेंज से वो टूवर्ड्स, अब अगर आपको नंबर लाइन याद हो तो ये अब आपके राइट मोस्ट पे चला गया है। राइट मोस्ट से ये क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ को मूव करना शुरू करेगा। दैट मीन्स 32767 था तो अब 32766 हो जाएगा। सो अब हम इसको फिर से रन करते हैं, रन करेंगे, ये देखिए 32766। अब जैसे जैसे मैं इसको रिड्यूस करता रहूँगा ये ज़ीरो के और क्लोज आता जाएगा, और जब ये कंप्लीट इतनी बड़ी वैल्यू दे दूंगा कि वो ज़ीरो पे ओवरलैप कर जाएगी, फिर से ये नेगेटिव रेंज में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये सर्कुलर होता है और सर्कुलरली मूव करता रहता है। सो अब मैक्सिमम जो नंबर है हमारे पास, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या था, दैट इज़ 32767। ये हमारे पास सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर है जो मैं इंटीजर में स्टोर कर सकता हूँ। इसको कंपाइल करके देखेंगे, ये देखिए ये भी ठीक है। सो अब इसमें मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। सो अब ये देखिएगा क्या होगा, ये नेगेटिव वाली रेंज की तरफ चला जाएगा। नाउ इट इज़ -32768। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव से पुश होके कहाँ चला गया, नेगेटिव वाली साइड पे चला गया। अब अगर मैं फिर से इसको बढ़ाता हूँ, 9 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, अब टुवर्ड्स ज़ीरो वाली तरफ को मूव करना शुरू कर देगा और ये नंबर घटना शुरू हो जाएगा। ये देखिए -32767। तो इस तरीके से सारे के सारे नंबर्स होते हैं, सर्कुलर होते हैं। बट जो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल था, जो फर्स्ट प्रोग्राम हमें बनाना था, वो बताना था मैंने आपको कि इंटीजर के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। सो जो अभी हमने डिस्कस किया, दिस इज कॉल्ड द डेसिमल इंटीजर। सो अब डेसिमल इंटीजर जैसे मैंने आपको बताया था कि आई कैन राइट 9 तक, 0 से लेके 9 तक। तो अभी हमने काफ़ी चीज़ों को यूज़ कर लिया, और यहाँ पर जैसे आपने आई यूज़ किया है, यहाँ पर हम डी भी यूज़ कर सकते हैं। डी के साथ मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ। सो देर इज़ नो इशू। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज़ डी और आई। सो देखिए ये सेम रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। सो आई और डी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। डी स्टैंड फॉर द डेसिमल इंटीजर एंड आई स्टैंड फॉर द इंटीजर। सो अब इसके बाद हम बात करेंगे, अब जैसे ये था मैंने आपको 0 to 9 बताया, तो 0 to 9 हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं अगर ए लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए ये एरर आ गई, जो रेड आपको दिख रहा है, दिस इज एरर। तो दैट मीन्स आई कैन नॉट राइट ए हेयर। अब देखिए ऑक्टल इंटीजर लिखना है मुझे। इंटीजर तो इंटीजर ही रहेगा, बट ऑक्टल इंटीजर को लिखने का तरीका होता है कि हम उसके अंदर जीरो लगा देते हैं। सबसे पहले हम जीरो लगाएंगे, और जीरो के बाद अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। अब मैंने इसमें 1 लिखा, देयर इज़ नो इशू। 1 हो सकता है ऑक्टल इंटीजर, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है आपको ये नज़र ना आ रहा हो, पर जैसे ही मैं 7 क्रॉस करूँगा आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 5 लिखा है मैंने, 6 लिखा है, ये भी लिख सकता हूँ, 7 लिखा है, ये भी लिख सकता हूँ। बट देखिए 8 मैं नहीं लिख सकता, तो वो जैसे ही मैंने 8 लिखा, वैसे उसने क्या किया, इसको एज ए एरर कंसीडर कर लिया। तो दैट मीन्स कि 8 जो है वो पार्ट नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स जब भी मुझे ऑक्टल इंटीजर लिखने होते हैं तो मुझे बिगनिंग में क्या लगाना पड़ता है, ज़ीरो लगाना पड़ता है। जैसे ही बिगनिंग में नंबर के ज़ीरो होता है तो कंपाइलर को पता लग जाता है कि अपकमिंग थिंग इज अ ऑक्टल इंटीजर, तो वो उसको एज ए ऑक्टल ट्रीट करेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 8 को हटा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 17। आई एम गोइंग टू राइट 17। 17 से थोड़ा आपको प्रॉब्लम मतलब समझ हो सकता नहीं, वो यूज़ करेंगे तो आ जाएगा। सो मैंने लिखा है 017। सो नाउ द वैल्यू ऑफ नम, अब मैं यहाँ पर देखो स्पेसिफाई भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। द फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ओ। सो मैं यहाँ पे ओ यूज़ करूँगा। नम को प्रिंट करेंगे हम लोग, कंपाइल किया, देयर इज़ नो एरर, नो वार्निंग, रन। ये देखिए 17 यहाँ पर प्रिंट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया था ऑक्टल ओ। अब देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं एक चीज़ आपको करके दिखाते हैं, जैसे कि सपोज अब यहाँ पर मैंने इसको एज ए इंटीजर लिया है और मैं इस 8 की, ये जो 8 है, अब 8 की मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ऑक्टल वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसको ध्यान से देखिएगा, ऑक्टल वैल्यू को जब मैं प्रिंट करूँगा, सो ये क्या हुआ, 8 नहीं प्रिंट हुआ, ये क्या प्रिंट हुआ, 10 प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि 8 मैं ऑक्टल में नहीं लिख सकता, तो वो क्या करता है, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में मूव कर जाता है। सो एक एग्जांपल था, अब आपको ऑक्टल को भी लिखना आ गया। सो इसके बाद हम बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर की। तो हेक्साडेसिमल नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं अगेन 0 एंड x, ठीक है। अब मैंने को x लिखा है तो वो x कंसीडर नहीं कर रहा है, इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा है क्योंकि इस टाइम पे ये कंसीडर कर रहा है कि दिस इज़ ए ऑक्टल नंबर। तो ऑक्टल नंबर के अंदर क्या होता है, x नहीं होता है। बट जैसे ही मैं इसमें कुछ और लिखता हूँ, जैसे मैंने 1 लिखा तो ये अब डार्क ब्लैक कलर का हो गया है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल आर वैलिड
हेक्साडेसिमल इंटीजर्स। सो ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स वैलिड है। ए आई कैन राइट, देखो मैं ए लिख रहा हूँ, कैपिटल में लिखा, स्मॉल में लिखा, वैलिड है। बी भी वैलिड है, सी भी वैलिड है, डी ई एंड एफ ये सारे के सारे वैलिड हैं। हो सकता है आपको ना दिख रहा हूँ, जी लिखता हूँ। देखिए अब जैसे मैंने जी लिखा तो ये क्या हो गई, एरर होगी। दैट मीन्स दीज ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज ऑक्टल इंटीजर, हेक्साडेसिमल इंटीजर्स, बट जी कैन नॉट। ठीक है, सो जी लिखूंगा या कोई और लिखूंगा तो वो इसको कंपाइलर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ओ 0 एंड x हम लोग क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल इंटीजर्स को लिखते हैं। अब हेक्साडेसिमल इंटीजर कोई प्रिंट कर लेते हैं, जैसे ए हो गया। अब ए प्रिंट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं दो तरीके से प्रिंट करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ आई एक्स स्पेसिफायर। तो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करेंगे, कंपाइल करेंगे, देयर इज नो एरर नो वार्निंग, रन करेंगे। सो ये देखिए 10 प्रिंट हो गया, मतलब a मीन्स 10 इंटीजर वैल्यू। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हेक्साडेसिमल इंटीजर्स को यूज़ करने के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर में यूज़ करता हूँ दैट इज़ x। सो मैं x को प्रिंट करता हूँ। सो कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, सॉरी रन करेंगे। तो ये देखिए अब यहाँ पर ये a प्रिंट हो चुका है। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा x। अब मैंने जब स्मॉल x लिखा है, आप कई बार बुक्स में देखेंगे स्मॉल x एंड कैपिटल x बोथ आर दिया। सो अभी मैंने स्मॉल x लिखा था, मैं दोबारा से आपको एक बार आउटपुट दिखाता हूँ रन करके। सो ये देखिए स्मॉल आया है। अब मैंने क्या किया, जबकि मैंने यहाँ पर ऊपर जब डिक्लेयर किया था तो कैपिटल लिखा था, अब मैंने यहाँ पे कैपिटल x यूज़ किया है। सो अब यहाँ पर जो रिजल्ट होगा उसमें देखो चेंज हो गया है, जो कैपिटल A आ गया। दैट मीन्स कि अगर आपको जो आउटपुट चाहिए उसमें जो अल्फ़ाबेट चाहिए A टू F, अगर वो आपको अपर केस लेटर्स में चाहिए तो आपको अपर केस में x लिखना पड़ेगा, अगर आपको लोअर केस में चाहिए तो आपको लोअर केस में x लिखना पड़ेगा। सो आई होप अब आपको ये इंटीजर के जो डिफरेंट डेटा टाइप्स थे, दैट इज़ इंटीजर, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल इंटीजर, तो ये आपको तीनों के तीनों समझ आ चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है उस पर मूव करेंगे। मैंने ये ऑलरेडी बना के रखा है, मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। सो इट इज़ इन BCA सेकेंड, या सो एंटर करेंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो भी आपको टेबल मैंने बनाने को दिया था उसमें मैंने सिर्फ करेक्टर वैल्यू को ही प्रिंट किया था, बट यहाँ पर मैंने कुछ और वैल्यूज़ आपके लिए शो कर दी है, प्रिंट कर दी है। सो पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले हम लोगों ने सिर्फ दो वैल्यूज़ को, दो फाइल्स को यूज़ किया था, stdio.h, corny.h, बट यहाँ पर कुछ और फाइल्स भी है। सो stdlib है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल मुझे चाहिए होती है। लिमिट्स फाइल मुझे चाहिए होती है। लिमिट्स फाइल जो आपके पास मिन और मैक्स कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बताने के लिए हमारे पास limit.h चाहिए होती है। float.h में क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से रिलेटेड चीज़ें होती है। इसी तरीके से कुछ और फाइल्स भी है। डेटा टाइप टू डेटा टाइप आपको वेरी करने के बाद आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। सो अब हम आते हैं यहाँ पे प्रिंटफ पे, फर्स्ट लाइन पे। सो मैंने क्या है, सबसे पहले मुझे चाहिए था टाइप, तो मैंने यहाँ पे टाइप लिख लिया, फिर /t यूज़ किया टैब के लिए, देन स्टोरेज। सेकंड जो मेरा कॉलम था उस टेबल के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या था, स्टोरेज साइज था, मैंने उसको यूज़ किया। अगेन टैब इज देयर एंड देन द वैल्यू रेंज। वैल्यू रेंज में मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो थी वो थी, और एक किया मैंने क्या किया, न्यू लाइन करेक्टर यूज़ किया है ताकि वो नए लाइन पे आ जाए। दिस इज़ द फर्स्ट हेडिंग, जो हमने हेडिंग वाली लाइन थी उसको हमने कवर किया है। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग सेकेंड लाइन पे आते हैं, प्रिंट ऑफ कैर। अब सबसे पहले मेरे पास राइट में क्या था, कैर था, मतलब मुझे करेक्टर को प्रिंट करना है। सो करेक्टर के बाद मैंने देखिए यहाँ पे /t यूज़ किया है, फिर से टैब इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए ऊपर वाले के साथ, और इसके बाद मैंने क्या यूज़ किया है यहाँ पर %i। अब %i यूज़ किया है और मैं करेक्टर को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन हो रही होगी आपको कि मैंने यहाँ पर तो कैर लिखा है और यहाँ पे %i लिखा है। सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं स्टोरेज साइज को प्रिंट करने जा रहा हूँ। तो जो स्टोरेज साइज होगा वो किस में होगा, करेक्टर में नहीं होगा, वो होगा इंटीजर में, 1 2 3 4 में होगा। तो दैट मीन्स जब भी मुझे उसको रिप्रेजेंट करना होगा, जब भी मुझे उसको लिखना होगा आपकी कंसोल पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने %i यूज़ किया है, इसके बाद डबल स्लैश, दो स्लैशेस लगाए हैं क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही है, और इसके बाद अगेन एक %i लिखा है। दिस इज़ फॉर द मिनिमम वैल्यू। अब वैल्यू मैंने कैसे लिखी थी, मिनिमम वैल्यू -3276 A to 32767 इंटीजर के केस में।
सो वहाँ पर मुझे दो चीज़ें चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू के लिए आई लिखा है, बीच में 2 लिखा है, ये मैंने खुद एक्सप्लिसिटली लिख दिया है, और साथ में मैंने इसके बाद क्या किया, एक और परसेंटेज लिखा है। तो ये वाली जो फर्स्ट परसेंटेज है इसको मुझे मिनिमम से रिप्लेस करना है, सेकंड को मुझे मैक्सिमम से रिप्लेस करना है, एंड दिस ये फर्स्ट वन जो है इसको मुझे साइज से रिप्लेस करना है। तो अब इन तीनों के लिए हम 3 फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज साइज ऑफ फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको उसमें बताया भी था कि मिन मैक्स और साइज ऑफ फंक्शन को हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये जो साइज ऑफ फंक्शन है इसके बीच में मैंने क्या लिखा, कैर लिखा है। तो ये क्या करेगा, मुझे करेक्टर डेटा टाइप का कि वो कितनी मेमोरी में स्पेस लेता है इन बाइट्स हमें बता देगा। सो यहाँ से क्या होगा कि इन बाइट्स मुझे पता लग जाएगा कि कितने बाइट्स ऑफ स्पेस करेक्टर लेता है। अब सेकंड ये रिप्लेस हो जाएगा, फर्स्ट आई को हम रिप्लेस करेंगे साइज ऑफ कैर से। इसके बाद जो सेकंड आई है उसको रिप्लेस करने के लिए हमारे पास हमने कॉमा के बाद क्या यूज़ किया है, कैर मिन। सो ये कैर मिन क्या है, कैर मिन एक कांस्टेंट स्पेसिफायर कांस्टेंट है जो कि क्या करता है, करेक्टर की मिनिमम वैल्यू को हमें बताता है। उसी तरीके से कैर मैक्स है, इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम करेक्टर की वैल्यू स्टोर रहती है और वो हमें पता लगती है। अब इसके बाद मैं इसको पहले कमेंट्स बना रहा हूँ ताकि आपको कोई ताकि हम सिर्फ इसी लाइन को यूज़ करेंगे। मैंने कमेंट्स के बारे में आपको पहले से बताया था कि कमेंट्स, ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को, देयर इज़ नो एरर नो वार्निंग। अब ये देखिए कैर टाइप के नीचे क्या लिखा था, ये हमने एज इट इज़ प्रिंट किया। उसके बाद टाइप के नीचे कैर लिखा था, कैर आ गया। स्टोरेज स्पेस, स्टोरेज साइज़ क्या था हमारे पास, जो करेक्टर है वो 1 बाइट लेता है, तो जो हमने साइज़ ऑफ कैर यूज़ किया था उसने हमें बता दिया कि 1 बाइट ऑफ स्पेस लेता है। रेंज, वैल्यू रेंज में हमने क्या यूज़ किया, कैर मिन यूज़ किया। तो कैर मिन ने क्या किया, करेक्टर की मिनिमम वैल्यू -3 टू माइनस 1 to 8 आपको बता दी, और कैर मैक्स ने आपको 1 to 7 आपको बता दिया जो पॉजिटिव वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, करेक्टर को हैंडल कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट 2 हमारे पास और भी दो हमने चीज़ों को कर लिया। इतना प्रैक्टिकल वैसे आपका ख़त्म हो चुका है ये, बट एक दो चीज़ों को और बता दूंगा मैं आपको ताकि आपको असाइनमेंट करने में इशू ना हो। सो द नेक्स्ट थिंग इज इंटीजर को भी मैंने कंसीडर किया है यहाँ पे इंट, ठीक है। अगेन उसी तरीके से परसेंटेज आई एंड परसेंटेज आई, सेम ऊपर वाले कोड को ही कॉपी किया गया है, बट यहाँ पर मैंने चेंज किया साइज ऑफ इंट। अब यहाँ पर ऊपर कैर ने क्या किया था, करेक्टर का साइज बताया था, यहाँ पर इंट ने क्या करेंगे, ये इंटीजर का साइज बताएंगे। उसी तरीके से इंट मैन इज यूज द क्या कहते हैं इसे, the constant, the int mean constant is used in order to calculate or in order to retrieve the minimum size of a integer, और उसी तरीके से int max है maximum size integer के कैलकुलेट करने के लिए, जैसे हमने कैर में यूज़ किया था। सिमिलरली नीचे हम आएंगे, अब फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल की बात करेंगे। सो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है, अब यहाँ पर भी इंट यूज़ किया है क्योंकि मुझे स्टोरेज स्पेस देखना है, और सॉरी यहाँ पे मुझे फ्लोट करना पड़ेगा, सॉरी एफ स्मॉल होता है। सो फ्लोट, सो फ्लोट वेरिएबल आ गया। सो फ्लोट, और इसके बाद हमने आई यूज़ किया है साइज़ के लिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, ई यूज़ किया है, परसेंटेज ई यूज़ किया है। सो आप परसेंटेज एफ भी यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज ई भी यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज जी भी यूज़ कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकली इनको करके देखिएगा, फिर मैं आपको असाइनमेंट में पूछूंगा कि मतलब इनमें क्या डिफरेंसेस आपने देखे, ऑब्जर्व किए हैं, वो आपने मुझे बताने हैं। सो अभी मैं परसेंटेज ई यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ फॉर एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पर एक और चेंज मैंने किया है, परसेंटेज ई यहाँ पे स्मॉल में लिखा है और यहाँ पे परसेंटेज ई आपको कैपिटल में लिखा है। सेम मैकेनिज्म है जैसे हमने परसेंटेज एक्स के बारे में बात की थी। सो परसेंटेज, अगर आपको एक्सपोनेंशियल में जो ई होता है वो अगर स्मॉल चाहिए, लोअर केस में चाहिए, तो आप यहाँ पे लोअर केस में यूज़ करेंगे, अगर अपर केस में चाहिए तो अपर केस में यूज़ करेंगे। आपको अभी दिख जाएगा। सो साइज ऑफ फ्लोट, फ्लोट का साइज़ बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे इंट था, करेक्टर था, यहाँ पे फ्लोट यूज़ कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद हमने यूज़ किया है दैट इज़ फ्लोट मिन, FLT मिन एंड FLT मैक्स फॉर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लोट। कंपाइल करेंगे, देयर इज़ नो वार्निंग नो एरर, रन करेंगे। सो ये आपके पास जो वो टेबल है हमारा, जैसा जैसा मैंने आपको टेबल बनाया था वो बनता जा रहा है, देखिए हमारा। सो करेक्टर यूज़ किया था पहले, उसके बाद इंटीजर की जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमने आपको बताई थी वो हो गया। अब मेरे पास
मैं इस सिस्टम में जो कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ ऑफ 32 बिट। तो यहाँ पर मेरे पास जो इंटीजर का साइज़ है वो 2 बाइट्स ही है, फ्लोट का साइज़ 4 बाइट्स है। और यहाँ पर देखिए जो फ्लोट की रेंज थी वो भी यहाँ पे आ गई। अब फर्स्ट टाइम पे हमने यूज़ किया था, फर्स्ट ई जो यूज़ किया था वो स्मॉल यूज़ किया था। तो आप फर्स्ट वैल्यू में देख सकते हैं जो मिनिमम वैल्यू है उसके अंदर जो ई है वो स्मॉल है, एक्सपोनेंशियल की पावर स्मॉल है। और जो सेकंड है आपका वैल्यू है उसके अंदर ई जो है वो अपर केस लेटर में है। ये ड्यू टू द कैपिटल ई एंड द स्मॉल ई आपको ये रिजल्ट दिख रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको पता लग गई है अब। सो इसके बेसिस पे अभी हम एक असाइनमेंट भी करेंगे। सो अगर एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ, सपोज मैंने ए लिख दिया। सो ए इज ए करेक्टर है। सो आप कैर भी लिख सकते हैं, कोई वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं। अब ये क्या करेगा, ए का भी साइज़ बताएगा कि ये जो आपने करेक्टर ए लिखा है ये कितना साइज़ लेगा, मेमोरी में कितना साइज़ लेगा। तो मैं इसको रन करता हूँ तो कोई चेंज नहीं होगा। देखो अब कैर है। सो अब इस करेक्टर ने क्या किया है, जो ये कैर है ये 2 बाइट्स ऑफ स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, सो देखिए ये थोड़ा सा एक चेंज आपको इसके अंदर दिखने को मिल गया। सो नेक्स्ट थिंग, जैसे ये इंटीजर है, अब इंटीजर की बात करेंगे तो यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। ठीक है, 5 इज द इंटीजर। ठीक है, सो इसको कंपाइल करते हैं, रन किया। सो अब देखिए इंटीजर ने जो साइज़ लिया था, 5 ने जो साइज़ लिया था वो ये 2 बाइट्स आपको साइज़ दिख गया। उसी तरीके से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अब साइज़ ऑफ, अगर मैं देखिए यहाँ पे 5 यूज़ करता हूँ, 5 में अब क्या होगा, सेम ही रिज़ल्ट आएगा। मैं इसको 5.6 यूज़ करता हूँ, 5.6 यूज़ किया, रन किया। तो ये देखिए अब ये 8 बाइट्स ऑफ स्पेस ले रहा है। अब ये 8 बाइट ऑफ स्पेस लेने का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, जैसे आपने 5.6 लिया वो डबल कंसीडर होता है। अब देखो जैसे मैंने वो लिखा उसकी रेंज भी बढ़ गई। ठीक है, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर होता है वो क्या होता है, आपका डबल यूज़ होता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सिंगल बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, 5.6 सेम लिख रहा हूँ, एफ लिख दिया मैंने पीछे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली मैंने क्या किया, इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बना दिया। ये कुछ टेक्टिक्स होती है। अब यहाँ पर देखिए जो फ्लोट था वो 4 बाइट का हो गया और आपकी रेंज भी उतनी ही आ गई। सो ये कुछ चेंजेस हैं, आप प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से आपको रेंज को चेक करना है और ये सब चीज़ें। ठीक है, सो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है। इसी के बेसिस पे हम लोग एक असाइनमेंट आपको देंगे जिसको कि आपको खुद करना होगा। हाँ, सो स्टूडेंट ये वाला प्रैक्टिकल अभी हमने कर लिया है। सो ये भी हम कर चुके हैं, जिसमें हमने डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर और हेक्साडेसिमल इंटीजर किस तरीके से यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, वो मैंने आपको बता दिया है। और एक नेक्स्ट प्रोग्राम जो था ये मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू एंड साइज ऑफ फंक्शन को हम कैसे यूज़ करेंगे करेक्टर के केस में। बट हम लोग यहाँ पे करेक्टर और साथ में मैंने इसमें एक चीज़ छोड़ दी है, जैसे ये बाइट है, ये मैंने बाइट नहीं दिखाया, तो बाइट आप वहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, सो जहाँ पर आपने परसेंटेज आई लिखा था साइज़ के लिए, फर्स्ट के लिए, उसके बाद आप बाइट लिख दीजिए तो ये बाइट आना शुरू हो जाएगा। और ये रेंजेस मैंने आपको जो जैसे हमने ये रेंज यहाँ पे लिखी है वैसे ही हम पहले ही प्रिंट कर चुके हैं। इसके साथ हमने इंटीजर भी कर लिया था, फ्लोट भी कर लिया था। सो ये सारी की सारी चीज़ें अब आपके लिए, आप इन सभी चीज़ों से फेमिलियर हैं, मिनिमम फंक्शन, मैक्सिमम फंक्शन और साइज ऑफ फंक्शन। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ करना है और एक असाइनमेंट करेंगे इसके बेसिस पे। द असाइनमेंट इज राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ मिन, मैक्स एंड साइज ऑफ फंक्शन। सो ये आपको टेबल अब बनाना है। सो ये थोड़ा सा बड़ा आपको टेबल लग रहा है बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो जैसे हम लोगों ने इसमें से 3 चीज़ें हम कर चुके हैं, करेक्टर कर चुके हैं, इंटीजर कर चुके हैं और आपके पास अनसाइड आपके पास एक अनसाइंड इंट है, वो मैं आपको बताना भूल गया अभी। सो बट आपको जो मैंने असाइनमेंट में जो पहले मैंने आपको लिंक सेंड किए हैं उसमें आपको वो अनसाइंड और वो सारी चीज़ें उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगी। तो आपको ये वाला टेबल कंप्लीट करना है। इसके अंदर लास्ट में मैंने एक नोट लिखा है, द स्टोरेज साइज एंड साइज एंड रेंज में वेरी सिस्टम टू सिस्टम। सो क्या है, ये सिस्टम टू सिस्टम वेरी करेगी। जो आपकी ये स्टोरेज साइज़ की रेंज है, कहीं पे यहाँ पे आपके पास, जैसे अभी हमने चेक किया था इंटीजर में हमारे पास 2 बाइट आएगा, कई लोगों के यहाँ पे इंटीजर में 4 बाइट्स भी आ सकता है। ये उसके अकॉर्डिंगली ये रेंज भी चेंज हो सकती है। तो ऐसे कुछ चेंजेस, स्मॉल चेंजेस इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो।
तो ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करनी है, इसको ध्यान से कंप्लीट कीजिएगा। जो मैंने आपको रेफरेंस में नोट्स दिए हैं पहले, उसमें आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। वहाँ पर ये प्रोग्राम्स हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं। उसके अंदर एक dig डिग वेरिएबल आप उसको चेक कीजिएगा। एक flt.dig वेरिएबल है, अंडरस्कोर डिग वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं, कांस्टेंट है। तो उस कांस्टेंट को जब आप यूज़ करेंगे तो वो आपको क्या करता है, वो आपको प्रिसीजन बताता है। प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की प्रिसीजन बताता है। सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की प्रिसीजन बताने के लिए आप यूज़ करते हैं flt.dig। सो ये जो flt.dig कांस्टेंट है, इससे आपको पता लगेगा प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होती है कि डेसिमल के बाद वो कितने पॉइंट्स वैल्यू को कंसीडर करता है। सो दैट इज़ द डिग फंक्शन। तो उस डिग फंक्शन को भी आप यूज़ कीजिएगा। इसके बाद एक बिट फंक्शन भी है, उसके अंदर वो नंबर ऑफ़ बिट्स आपको बताता है। तो ऐसे कुछ फंक्शंस आपके नोट्स में प्रोवाइड करवाए हैं मैंने, तो उन फंक्शंस को भी यूज़ कीजिएगा और इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। दोबारा से मिलेंगे थोड़े ही दिनों के बाद, क्योंकि आपको और भी बहुत सारे काम होते हैं, साथ के साथ आपको अदर असाइनमेंट्स भी मिल रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में सिर्फ मैं आपको एक ही लेक्चर प्रोवाइड करूँ, पर आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो डेटा टाइप्स हैं ये हमारे पास आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी यूज़ होंगे। कुछ दिनों के बाद मैं आपको ये असाइनमेंट चेक करने के बाद मैं आपको एक नया टॉपिक दूंगा, जिसको आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।